नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। अपने वादे के मुताबिक आज हम निबंध लेखन का 5वां वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम बात करेंगे निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें। निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है या सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होती है निबंध की फ्रेमिंग। आपको कितना आता है, कितने आप ज्ञानी हैं, कितने आप फैक्ट आपने रटे हुए हैं, कितना आपके पास नॉलेज है, इससे कहीं अधिक ये जरूरी है कि उस ज्ञान को आप कैसे परोसोगे। ज्ञान तो आपके अंदर बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उसको सही ढंग से क्रमबद्ध रूप से आपको पेश कैसे करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो लोग इस तरीके की प्रक्रिया का चयन नहीं करते हैं या इन चीजों पर अपना ध्यान नहीं देते हैं, निश्चित रूप से उनको सब कुछ आते हुए भी चीजों को सही ढंग से प्रस्तुत ना कर पाने की वजह से अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब आप निबंध लिखें तो उससे पहले रफ कार्य कर लेना बहुत जरूरी है। आरओ में आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है, ठीक है। आरओ में कितने में? 600 शब्दों में, ठीक है। आरओ में आपको 600 शब्दों में और पीसीएस में आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है। दोनों को लिखने के लिए आपको एक एक घंटे का समय मिलता है और आरओ में भी और पीसीएस में भी 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, समय मिलता है 3 घंटे। अगर हम एक निबंध की बात करें तो एक निबंध के लिए समय हो गया आपके पास 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा में आप कम से कम 12 से 15 मिनट क्या करेंगे? सिर्फ निबंध की फ्रेमिंग करेंगे। कॉपी के पीछे जो खाली पेज रफ कार्य के लिए पेज दिए होते हैं, उस पर आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग में ही जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो सबसे पहले प्रश्न पत्र मिलते ही आपको जो 3 टॉपिक यानी खंड खा और खंड का दिए हैं, तीनों खंड आपको पढ़ने हैं। 9 निबंध हो गए, 9 को पढ़ना है। फिर आपको प्रत्येक खंड से एक एक निबंध का चयन करना है कि हमें कौन सा निबंध लिखना है, ठीक है। खंड का से कौन, खंड का से कौन, खंड का से कौन, चयन कर लीजिए कि हमको ये 3, मतलब चूज कर लीजिए पहले कि हमको ये 3 निबंध लिखने हैं। फिर जो खंड का निबंध है, जो उसका टॉपिक है, फिर उसकी आपको क्या करना है? फॉर्मेटिंग करनी है, फ्रेमिंग करनी है, निबंध लिखने की तैयारी करनी है। आप अपनी कॉपी के लास्ट वाले पेज पर जाएंगे जहां पर रफ्तार लिखा हुआ है और अपनी फ्रेमिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। फ्रेमिंग फ्रेमिंग के लिए आपके साथ पास बहुत सारा दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, वो पहले आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। फ्रेमिंग आपको कैसे करना है इस पर आज हम बात करने वाले हैं। कैसे प्रस्तावना लिखी जाएगी, प्रसंग कैसे होगा, प्रसंग का विस्तार कैसे होगा और किसको कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम यहां पर 600 शब्दों के हिसाब से बात करेंगे आपसे, ठीक है, यानी कि आरोप रिगार्डिंग। और पीसीएस में आपका 700 शब्दों का है तो थोड़े थोड़े शब्द सब में आप ऐड कर सकते हैं, तो आपके 700 शब्द भी हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमने यहाँ पर वर्डिंग लिखी है, शब्द लिखे हुए हैं, तो आरओ के अकॉर्डिंग लिखे हैं, चूंकि आरओ में निबंध आपका 600 शब्दों में पूछा जाता है, ठीक है। 10-15 शब्द अगर आगे पीछे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम ना हो ज्यादा हो जाए, 610 या 615 भी हो जाए तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 600 के 650 ना हो, ऐसा ना हो, 700 ना हो, ठीक है। इतना अंतर थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, गलत माना जाता है, ठीक है। 10-15 या 20 शब्द भी अगर बढ़ जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी एग्जामिनर को। तो सबसे पहले जो हमको फ्रेमिंग करनी है वो क्या करना है? हमको प्रस्तावना लिखनी है, प्रस्तावना या जिसको भूमिका कहते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। कितने शब्दों में? लगभग 80 से 100 शब्दों में हमको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में लिखा क्या जाएगा, बात ये भी है, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है उसका पिछला विवरण, यानी कि उसका इतिहास यानी कि उसकी पृष्ठभूमि, ठीक है ना, उसकी पृष्ठभूमि हमको कहां लिखनी है? प्रस्तावना में, यानी कि पिछला विवरण, ठीक।
अब भाई कोई चीज अगर आपसे पूछी गई है, मान लो महिला सशक्तिकरण ही है, या प्राकृतिक आपदा है, या पर्यावरण है, या कृषि है, तो हम उसको पूर्व से उठाएंगे ना, यानी कि अब जहां से मतलब वर्तमान में या कुछ जो टॉपिक दिया गया है वहां से, तो जैसे मान लो किसान आंदोलन ही है, ठीक है, भले ही वो वर्तमान का टॉपिक है, लेकिन हम कृषि को थोड़ा सा इतिहास में देखेंगे कि पहले कृषि कैसी हुआ करती थी, हमारा कृषि प्रधान देश क्यों था, ठीक है, मतलब जो है, और कृषि का क्षेत्र जो भी चीज मतलब उससे रिलेटेड जो भी पूर्व चीजें हैं उसको हम रखेंगे प्रस्तावना में या भूमिका में, और प्रस्तावना से ही आपका विजन, यानी कि आप निबंध को कहां तक लेकर जाने वाले हैं। तो प्रस्तावना में आपकी 80 से 100 शब्द हैं, इसमें पूर्व से उठाते हुए वर्तमान तक आपको लाना है, और आपका विजन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, लिखने का तरीका है, आप निबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, किस ओर बढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जानी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस लड़के का, इस स्टूडेंट का निबंध पढ़ने में आगे मजा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको पेश करना है। तो ये तो आपकी हो गई प्रस्तावना। ठीक है, ये सब अभी क्या कर रहे हैं आप, रफ्तार कर रहे हैं। रफ्तार में क्या होता है कि पॉइंट पॉइंट करके शॉर्ट में लिख लिए जाते हैं। ठीक है, बिंदुवार एक छोटा सा नोट्स टाइप का, ताकि आप जब अपनी कॉपी पर आए, मूल पेज पर आए और लिखना शुरू करें, तो आप पीछे बस देखते जाएं हमें क्या करना है, क्या करना है, और उन्हीं चीजों को जोड़ते जाएं या उससे रिलेटेड चीजें लिखते जाएं। तो फ्रेमिंग करने से क्या होगा, आपकी निबंध में एक क्रमबद्धता बनी रहेगी कि आपको आगे क्या लिखना है, फिर आगे क्या लिखना है, फिर आगे क्या लिखना है, यानी कि चीजें बेतरतीब नहीं होंगी, आपका क्रम नहीं बिगड़ेगा, सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा, यानी चीजें बाकायदा फ्लो में होंगी। और जब फ्लो में होंगी तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी मजा आएगा, उसे कहीं अवरोध महसूस नहीं होगा, रुकावट महसूस नहीं होगा, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, अच्छे नंबर देके जाएगा आपको। आगे आएंगे हम लोग प्रस्तावना के विस्तार पर। अब प्रस्तावना, और हाँ, प्रस्तावना आपकी एक ही पैराग्राफ में हो, ये ध्यान रखना है। अगले पैराग्राफ में आएंगे हम लोग प्रस्तावना का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, अपने निबंध को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। करीब 100 से 110 शब्दों में हम लोग क्या करेंगे, निबंध को आगे बढ़ाएंगे, प्रस्तावना का विस्तार कर देंगे, यानी कि पूर्व से जोड़ते हुए वर्तमान की ओर आना है। ठीक है, प्रस्तावना में तो आपने पूर्व की चीजें बता दी हैं, अब जब प्रस्तावना का विस्तार करेंगे, अगले पैराग्राफ में आएंगे, तो क्या करना है, पूर्व से, यानी कि पूर्व से जोड़ते हुए वर्तमान की ओर अपने निबंध को खींच लाना है कि हम वर्तमान की ओर आ रहे हैं, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। इसके बाद आते हैं मूल प्रसंग। मूल प्रसंग का मतलब यह होता है कि निबंध किस पर लिखा जा रहा है, किस पर लिखा है, मतलब टॉपिक क्या है हमारा, उस टॉपिक के बारे में बताना। जैसे कि अगर महिला सशक्तिकरण है तो सशक्तिकरण बताइए कि क्या है, या महिला सशक्तिकरण क्या है उसको बताना है आपको। ठीक है, कितने शब्दों में, 120 से 130 शब्दों में। ठीक है, जिसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य आप दे सकते हैं, उसके बारे में बताइए, या कुछ और जानकारी उसके बारे में हो, उसका वर्णन आप अपनी मूल प्रसंग में कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा मूल विषय है, मूल प्रसंग है, ठीक है, जो जिसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, प्रसंग मतलब कंटेक्स्ट, जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, हमें उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि हम पूर्व से, उसके इतिहास से जोड़ करके वर्तमान की ओर आ गए, यानी कि वर्तमान में आ गए हैं। अब वर्तमान में हम उस स्थिति को बताएंगे जिस स्थिति में नारी है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे फिर हम अपने प्रसंग का विस्तार करेंगे, यानी कि अगले वाले पैराग्राफ में लगभग 180 से 200 शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं, दो पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप मतलब पैराग्राफ बहुत बड़े ना हो, बहुत छोटे ना हो, मीडियम पैराग्राफ हो, यानी कि 6 लाइन 8 लाइन का या 10 लाइन का पैराग्राफ हो आपका, तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो प्रसंग का विस्तार है उसको आप जो है कई पैराग्राफ में कन्वर्ट करके बनाएंगे। जैसे कि क्यों, अगर मान लो हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आप बताइए ना कि इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक, फिर ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से हमको जो है महिला सशक्तिकरण करना पड़ रहा है। ठीक है,
इसके बाद अगर महिला सशक्तिकरण हो जाएगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। या प्रभाव का मतलब यहां पर भी हम जैसे किसी योजना को ले लेते हैं, ठीक है, या कोई हमारा अभियान चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र ही ले लो, चुनाव ले लो, उज्ज्वला योजना ले लो, मनरेगा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये चीजें है ना, ये सबके संदर्भ में आ जाएंगी कि वो क्यों है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है। प्रभाव सकारात्मक भी होंगे, नकारात्मक भी होंगे। तो प्रभाव में सकारात्मक पर ज्यादा बात करनी है और नकारात्मक पर कम बात करनी है। फिर अगर कोई समस्या है तो उसके कुछ उपाय भी तो होंगे, उपाय आपको बताने हैं। कौन कौन से सरकारी उपाय हैं, कौन कौन से गैर सरकारी उपाय हैं। गैर सरकारी में आपके एनजीओ आ जाएंगे, कुछ संस्थाएं आ जाएंगी, मिशन आ जाएंगे, अभियान आ जाएंगे, ठीक है। इन सबका जिक्र आपको कर देना है। ये हमने जो फॉर्मेटिंग की है या फ्रेमिंग की है, ये सभी निबंध के हिसाब से है। अब जहां पर जैसा निबंध हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ्रेमिंग को चेंज कर सकते हैं। ये कोई एकदम से ब्रह्मा की लकीर नहीं हो गई है कि नहीं सर ने कहा था कि ऐसा ही करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं, वो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें कहां पर आवश्यकता है, ठीक है, कहां कहां आवश्यकता है इन चीजों की। जब इतनी, अब देखिए हमको जो मेन फोकस करना है, ये जो हमारा जो जिसको मेन बॉडी कहेंगे, जैसे मैंने निबंध को बताया था ना कि प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष, 3 भाग होते हैं ना। तो हमारा जो प्रसंग वाला भाग है, ठीक है, यानी जो प्रसंग वाला है इसी को कहा जाता है मुख्य भाग, ठीक है। तो मुख्य भाग में हम क्या करेंगे, अपनी सारी चीजों को बताना है पूरे निबंध के बारे में, ठीक है, सब कुछ बता देना है। यहां पर आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी मोटी टेबल बना सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अगर आवश्यकता है तो आप मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसी विषय की आवश्यकता हो, विषय के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पूर्व उपसंहार आता है, ठीक है, करीब 60, ठीक है, 60 से 80 शब्दों में लिखना है। और यहां पर आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो साहित्य हो या फिर कोई योजना हो, आपका जो यहाँ पर दृष्टिकोण है वो हमेशा पॉजिटिव दिखना चाहिए, ठीक है। और इसी पूर्व उपसंहार का मतलब होता है आपके विचार, यानी कि उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार है, आपके स्वयं के क्या विचार है, ठीक है। तो वो भी चीजें आपको पूर्व उपसंहार में एक पैराग्राफ में लिखनी है, ठीक। पैराग्राफ मैंने जैसा पहले बताया कि बहुत बड़े ना हो, बहुत छोटे ना हो। अगर मान लो कोई पैराग्राफ बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको आप थोड़ा सा लिख करके फिर उसको बिंदुवार यानी कि पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, ताकि वो अच्छा भी लगेगा दिखने में और बहुत हैवी पैराग्राफ भी नहीं होगा। जैसे मेंस आंसर राइटिंग बैच में जो चल रहा है, ठीक है, उसमें जो बहुत सारे बच्चे ऐसे ना, मतलब कि एक एक बैच एक एक पेज का पैराग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मतलब कि बस स्टार्ट किया और लास्ट में जाकर के पूरा पेज भर गया, वहां पर एंड किया, बीच में कुछ भी नहीं, मतलब पूरा पेज भरा हुआ है। अब बताइए जनरल पढ़ेगा, कहेगा अरे यार मतलब क्या लिखा, इस तरह, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, या जिसको हम कहते हैं उपसंहार, करीब 40 से 50 शब्दों में इसको लिखेंगे, जो कि हमेशा सकारात्मक और भविष्योन्मुखी होना चाहिए। हमेशा आपको बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, भविष्योन्मुखी का मतलब होता है जैसे कि आकाश में एक आशा की किरण, ठीक है, इस तरीके। यानी कि भविष्योन्मुखी का मतलब ये भी है कि अभी हम इस पर टॉपिक पर बात और कर सकते हैं, क्लोज नहीं हुआ है, द एंड नहीं हुआ है, अभी इसमें गुंजाइश है, इस टॉपिक पर आगे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने निबंध की फ्रेमिंग करते वक्त। फ्रेमिंग कर लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से फ्रेमिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी फ्रेमिंग होगी और जितना समय आप फ्रेमिंग पर देंगे उतनी ही अच्छी फ्रेमिंग होगी और उतना ही अच्छा, उतना ही दमदार, उतना ही धांसू आपका निबंध लिखा जाएगा। फ्रेमिंग अगर आपकी गड़बड़ा गई तो सोचिएगा कि फिर आप निबंध लिख नहीं पाएंगे। फ्रेमिंग भले टाइम 15 से अगर ज्यादा भी समय लगता है 15 मिनट से, तब भी आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर अगर फ्रेमिंग हो गई ना तो 30 से 35 मिनट में, यानी कि अधिकतम 40 मिनट में आप बढ़िया सा निबंध लिख देंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको सोचना नहीं रहेगा, आपको सिर्फ लिखना है।
फ्रेमिंग करते समय आप सोच लेंगे, अपने बिंदुओं को लिख लेंगे, तो आपको लिखते समय बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। उसी को बस आप, अच्छा ये है, इसको जो है पूरे शब्दों में ढाल दिया, यानी कि उसका एक वाक्य बना दिया, अगला ये है, अगला ये है। इस तरह चीजें चलती रहेंगी, मतलब उन चीजों को आप जोड़ते रहेंगे। लेकिन आपने अगर ये जो है सोचकर फ्रेम ना की करी कि हमारा समय बेकार जाएगा, और मतलब चलो ठीक है लिखते हैं, क्या करना है, ठीक है, तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। ये काम आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आप एक काम करिए, एक निबंध का कोई टॉपिक ले लीजिए, या मैं ही देता हूं मेंस वाले बैच में, ठीक है, एक टॉपिक वहां से ले लीजिए और उस पर एक बिना फ्रेमिंग के निबंध लिखिए, मतलब बस टॉपिक मिल जाए उस पर लिखना शुरू कर दो, ठीक, पूरा 600-700 शब्दों में लिखो। फिर उसी टॉपिक को पहले आप फ्रेमिंग करिए और फिर निबंध लिखिए, फिर दोनों निबंधों को कंपेयर करिए, पढ़िए या किसी से पढ़वाइए या मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ के बता दूंगा, चेक कर दूंगा, ठीक है। आपको बहुत बड़ा अंतर महसूस होगा। जो आपने फ्रेमिंग के साथ लिखा होगा ना, वो आपका अच्छा निबंध होगा, निश्चित रूप से अच्छा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका निबंध वो अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है, और ये काम अभी से अगर आप सीख लेंगे तो वहां पर आप बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा फ्रेमिंग करने में, लेकिन एक बार अगर आप फ्रेमिंग करना सीख गए, फिर बस निबंध फिर आपसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा, और बेस्ट नंबर लेके आएंगे आप, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ परीक्षा हो, चाहे पीओ की परीक्षा हो, बेस्ट नंबर आप लेके आएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करके देखिए, पहले घर पे अपनाइए, इसके बाद आप परीक्षा में इसका इंप्लीमेंटेशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2-3 टॉपिक अभी और बचे हैं, जैसे कि निबंध का समापन हम कैसे करें, और प्रस्तावना अच्छी कैसे लिखें, ठीक है, और कुछ कोटेशन या शेरो शायरी या सुक्त वाक्य हैं, ये सब कैसे डाले जाएं, तो इस पर भी आपको हम गाइड कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी हेल्प मिल रही होगी, ठीक है, और इसको पढ़िए और बढ़िया असाइनमेंट लिखिए, और इस बार समीक्षा अधिकारी में या पीसीएस में सिलेक्शन लीजिए और अधिकारी बन जाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।